गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। कश्मीर वास्तव में दुनिया के सैलानियों के लिए स्वर्ग का दर्जा रखता है। चिनार के शोख पत्तों से लेकर पानी पर चलते हुए शिकारे और सुंदर हाउस बोट सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन समय के साथ अब कश्मीर ने प्रगति और विकास की यात्रा भी आरंभ की है और इसी का एक पड़ाव है पंचायती राज की वापसी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पंचायती चुनाव के साथ ही पंचायती राज की वापसी हो गई है। 33 साल बाद 2011 में पंचायती राज चुनाव का आयोजन करके एक इतिहास लिख डाला गया। सन 2010 तक पंचायती राज चुनाव इसलिए भी संभव नहीं था कि उस समय राज की व्यवस्था बहुत हद तक बिगड़ चुकी थी, हालात बेकाबू थे। पंचायती राज चुनाव द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करना कोई आसान काम नहीं था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांव को हर मोर्चे पर शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया और ये कार्य पंचायती राज द्वारा ही संभव था। इस रियासत में बड़े अरसे के बाद पंचायती राज निज़ाम का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया, इस मकसद के साथ कि इक़्तिदार, ताकत, पावर जो है उसको श्रीनगर या जम्मू के सेक्रेटेरिएट से निकाल के जमीनी सतह पर लोगों के हवाले किया जाए। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए ये चुनाव वास्तव में एक ऐसा कदम है जो राज्य से केंद्र तक एक नई शक्तिशाली व्यवस्था की संरचना में सहायक सिद्ध होगा। ये उस नए सपने का अध्याय लिखेगा जहां गांव और राज्य के ग्रामीणों को अपना फैसला स्वयं करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 33 वर्ष बाद कश्मीर में पंचायती राज चुनाव का दिन वहां की प्रत्येक जनता के लिए किसी सपने के इतिहास बनने जैसा था। राज्य की जनता भय मुक्त कश्मीर के निर्माण के लिए अपने घरों से निकली और 95% लोगों ने वोट देकर अपने अधिकारों का उपयोग किया। रियासत में पिछले 20-22 साल के हालात के वजह से ये जो तीसरा लेयर है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, ग्रास रूट्स पे ये काम करना जो है बंद कर गया था। नए सिरे से रियासत में पंचायती इंतखाबात कराए गए और ऐसे हालात में कराए गए जबकि हमें कोई इस तरह का भरोसा नहीं था कि क्या उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे और अगर उम्मीदवार तैयार हुए क्या वोट डालने के लिए लोग जो हैं वो हिस्सा लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस जोश और जज्बे से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उम्मीदवार के तौर पे भी और वोटर के तौर पे भी, वो जोश और जज्बा अभी भी जिंदा है। 2011 के सकारात्मक चुनाव के साथ ही पंचायती राज को स्वीकृति मिल गई और इसी के साथ 29,719 पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 4,130 सरपंच का चयन भी कर लिया गया। सबसे बड़ी ब्यूटी जो खूबसूरती इन इलेक्शनों में थी, किसी भी क्वार्टर से, किसी भी पॉलिटिकल क्वार्टर से, किसी भी सोशल क्वार्टर से, किसी भी ग्रामीण एरिया से हमें किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाई कि इलेक्शन में कुछ गलत हुआ। साफ शफाफ तरीके पे इलेक्शन हुए, जो नुमाइंदे बने साफ शफाफ बने और लोगों के नुमाइंदे बने और उसी सिंसियरिटी और उसी दानदारी और ऑनेस्टी से गवर्नमेंट ने उसका रिस्पॉन्ड किया, उनको एम्पावर करने के लिए शुरुआत की। हमारे चीफ मिनिस्टर यंग जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने ईमानदारी से और किसी भी जगह उंगली नहीं उठी कि आज़ादाना इंतखाबात नहीं हुए।
और मुकम्मल तौर आज़ादाना इंतखाबात हुए। हर एक ने, जब से उनके थ्रेट्स भी आए कि वोट मत डाले, लेकिन लोगों ने 90% वोट डाल के इस जमहूरी पंचायत राज को कायम करने के लिए वोट डाला। ये तो एक तवारीख बन गई। भले ही पंचायती राज कानून देश में 3 दशक पहले लागू हो गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह पहली बार पूर्णतया और प्रभावी ढंग से लागू होने जा रहा है। गांव के पंच और सरपंच गांव की समस्याओं को जानते हैं, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग महत्वपूर्ण है। युवाओं की भागीदारी ने पंचायती राज को पहले से भी कहीं अधिक शक्ति प्रदान की है। जवान होने के नाते मुझे ये जहन में आया कि मैं ग्वालता एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये गांव है, तो मैंने मन बनाया कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मैं अपने इस पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कश्मीरी लोगों ने ये साबित करके दे दिया है कि हम संगबाज नहीं है बल्कि जमहूरियत पसंद भी है, और उन्होंने वो 96% वोट देकर ये साबित कर दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ है। हम लोगों को थोड़ा सा डर या खौफ हुआ था कि मैं इस ओहदे में आगे आऊं भी या नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो खुदा का नाम लो तो कदम निकालो, फिर जो होगा तो उसकी मर्ज़ी। फिर मैं इस इलेक्शन में उठी और मुझे इज्जत भी मिला और आज मैं पंचायत मेंबर हूँ। जब से यहाँ चुनाव हुए हैं तब से सभी क्षेत्रों में सतत विकास हो रहा है। पंचायती राज की वापसी एक खुशाइंद कदम है इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। एक लिहाज से ये वापसी है और एक लिहाज से ये एक शुरुआत है। इससे बहुत सी उम्मीदें बढ़ गई हैं। उम्मीदें इस लिहाज से भी बढ़ गई हैं कि लोग ये समझते हैं कि जो निज़ाम, जो सिस्टम चला आ रहा है पिछले 60-65 साल से, इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए पावर्स को डिवॉल्व करना निचली सतह पर, ये बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर पंचायत अधिनियम 1989 लागू किया गया था। जितने पावर या जिस तरह की उम्मीदें लोगों को हमारी पंचायत से थी, अपने पति के मेंबरों से थी, सरपंचों से थी, वो हमसे नहीं हो सकी क्योंकि हमें उस तरह के पावर नहीं दिए गए। 2 साल उर्सा गुजरने के बाद ना तो यहाँ के सरपंचों को और पंचों को वो अख्तियार दिए गए कि वो यहाँ के लोगों के मसाइल को हल कर सकें अपने बलबूते पे। जब से इलेक्शन हुआ पूरे जो एक्ट वगैरह तो वो तो नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत फ़ायदे हुए हैं लोगों को। जो हमारे गांव में सबसे बड़ा नरेगा का काम ही हमारे को मिला बहुत ज़्यादा। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए अनिवार्य थी कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, साथ ही गांव की समस्याओं का निदान भी करें। महिला और पुरुष प्रतिनिधियों को अलग अलग प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई, इसलिए प्रशिक्षित प्रतिनिधियों को करीब से ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का अवसर मिला। ये हमारा हल्का है बाबा ऋषि ब्लॉक है टंगमरग। बाद में हमको ट्रेनिंग दिया है बीडीओ साहब ने, टंगमरग में पूरा सिखाया। हमने ग्राम सभा को कैसे बुलाना है, ग्राम सभा में फैसले लेने हैं, किस किस प्रकार का ये काम हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई नरेगा स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा गांव में इसको ठीक ढंग से लागू करना है। तो इस किस्म की ट्रेनिंग्स तो हुई हैं। इस प्रशिक्षण के अलावा महिलाओं के लिए भी कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे महिला नेतृत्व कार्यशाला प्रशिक्षकों की कोशिश ये रहती है कि वो राजनैतिक नेताओं के तौर पर अपनी समझ को विकसित कर सके और स्थानीय प्रशासन में अपनी भूमिका अदा कर सके। हमारी ट्रेनिंग थी 4 दिन, तो वो 4 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा और समझ में भी आया कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और वक्त को कहाँ और सही जगह किस तरह लाया जाता काम, वो हमें बताया गया। बहुत सी बातें मालूम हुई। जब से वो ट्रेनिंग शुरू हो गई
तो कुछ बदलाव सा आ गया, हमारे जहन एकदम चेंज हो गए। 291 मेरे कुल सरपंच थे, इसमें 83 औरतों ने यहाँ हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात है जो औरत है वो ही सरपंच है यहाँ की। पंचायतें अभी बाज़ाब्ता बाइख्तियार है, 14 डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें सोशल वेलफेयर आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, फॉरेस्ट आता है और काफ़ी सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बगैर भी PHE डिपार्टमेंट ने कुछ फंड्स इनके डिस्पोजल पे रखे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने थोड़े से कुछ फंड्स इनके डिस्पोजल पे रखे हैं। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इनको ज़्यादा इख्तियार देते हैं, फाइनेंशियल एज वेल एज अदरवाइज। 1126 21/9/2011 के तहत जो 14 डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावरमेंट करने के लिए, इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, काम को ठीक ठाक ढंग से चलाने के लिए जो ऑर्डर ये बनाया था, उसी के तहत हमारी ये मीटिंग होती है। पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायत को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से अब तक सिंचाई, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, रोजगार विकास, स्वास्थ्य, कृषि एवं वन विभाग जैसे 14 विभाग और उनके अधिकार सौंपे जा चुके हैं। शक्ति के वितरण से पंचायती राज प्रणाली न केवल सुदृढ़ एवं मजबूत होगी, बल्कि राज्य के विकास में भी सहायक भूमिका निभाएगी। चुने गए पंच, सरपंच बाल स्कूल, अन्न समस्या, सिंचाई और रोजगार विकास तक सुचारू रूप से अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो ईंट का जो बचाना है, ईंट का कीमत कम करना, ईंट का खर्चा कम करने के लिए मैंने आपको एक चिनाई का ये बताया तरीका, इसको बोलते हैं रैट ट्रैप बॉन्ड। पंचायती राज की उपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री माननीय श्री वी किशोर चंद्र देव जी के नेतृत्व में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि एवं चुने गए जम्मू और कश्मीर के पंच और सरपंचों को विशेष प्रशिक्षण हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफ हमारी जो स्टेट है, इन्होंने काफ़ी जो पंचायतों को पावरें दी है, अभी 14 डिपार्टमेंट दिए हैं, उसके तहत हमारी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हम ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का, खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब का, कि जिन्होंने हमें ट्रेनिंग करने के लिए हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में भेजा। वहाँ हमने देखा कि पावर्स पंचायत को बहुत है, लेकिन पावर्स के साथ साथ उनकी ड्यूटीज भी हैं। वो अभी हम सीख रहे हैं कि हमने क्या करना है। पंचों और सरपंचों की ट्रेनिंग के साथ साथ भारत सरकार ने समाज की क्षमता को विकसित करने, समुदाय लामबंदी करने और सशक्तिकरण और जागरूकता निर्माण में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। केंद्र द्वारा संचालित स्कीमों का सीधा लाभ पंचायतों को मिलता है। पंचायतें इन स्कीमों को लागू करने के लिए जागरूकता शिविर या अवेयरनेस प्रोग्रामों का सहारा लेती है, जैसे निर्मल भारत अभियान के तहत स्वच्छ शौचालय और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। इस तरह के अभियानों में BPL, APL, विधवा और विकलांगों तक को जोड़ा गया है और इन सब से पंचायती राज व्यवस्था को एक बल मिला है। निर्मल भारत अभियान आ गया, जिसमें हमने है BPL के अलावा अब हम APL को भी उसमें इंसेंटिव देंगे। तो इसमें आपको 10,500 रुपया मिलेगा ये बनाने के लिए, एक लेटरिन हर घर में बनाने के लिए मिलेगा। इसमें से हमने पंचायत को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देना है, बाहर कोई भी खुले में शौच करने नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहाँ पर हमें टोटल सैनिटेशन कम्प्लेक्स यानी वो भारत निर्मल अभियान जो है वो टॉयलेट वगैरह देना है, किसको देना है? यह सब पंचायत ही अब कर रही है। मैं अब्दुल समद रातर हूँ, यहाँ का सरपंच हूँ। हमने TSC के तहत खजर मोहम्मद गनाई को 9,500 रुपया लैट्रिन बनाने के लिए दिया है। एक तो पैसा भी गवर्नमेंट हमें ही दे रही है, दूसरा काम भी हमारा ही बन रहा है सर। यूज़ करने के लिए भी हम ही को मिलता है, पैसा भी हमें मिलता है, दिहाड़ी भी, सबको। ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है सर, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्वास्थ्य एवं जागरूकता प्रोग्राम के साथ साथ विशेषकर महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे प्रोग्राम आरंभ किए गए हैं।
जहां महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं होंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का लक्ष्य है कि महिलाएं अपना काम स्वयं करें। दूसरे शब्दों में रोजगार में वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है अपनी मदद आप करना। इनको सबसे पहले हम यही समझाते हैं कि अपनी मदद आप किस तरह करनी चाहिए, यानी कि हम इनको इस तरह समझाते हैं कि आपको लाखों से अपनी मदद नहीं करनी है, हज़ारों में अपनी मदद नहीं करनी है, आपको बस 1 रुपये से अपनी मदद आप करनी है। महिलाओं को अपना कार्य आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है और लघु उद्योगों को आरंभ करने के लिए बैंक से वित्तीय सहायता भी दिलाई जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलती है। सोते भूख लगी मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा। पंचायती राज व्यवस्था में आंगनवाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान और योगदान है। आंगनवाड़ी द्वारा गरीब बच्चों की शिक्षा पर न केवल जोर दिया जाता है बल्कि उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम द्वारा बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। मिड डे मील में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन तक अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए शौचालय, विशेषकर लड़कियों के लिए अलग से गर्ल्स टॉयलेट की भी व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। पंचायती राज बीपीएल परिवार के लिए सस्ते दर में राशन वितरण का भी कार्य करती है। जॉब कार्ड नंबर 2। पंचायती राज द्वारा नरेगा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 100 दिन रोजगार जैसी योजनाओं से यहाँ के निवासियों को रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। सड़क निर्माण और नदी बांध जैसी परियोजनाओं से जुड़कर वो अपना रोजगार भी पा लेते हैं और सर्दियों के मौसम में रोजगार की तलाश में प्रस्थान जैसी समस्याओं से भी बच जाते हैं। नरेगा से एक और प्लस पॉइंट हो गया कि हमारी माइग्रेशन रुक गई है। जो सर्दी में लोग बाहर जाते थे कहीं काम से, अब उनको घर बैठे में घर का काम करते, लैंड ड्रेन्स बनाते या कहीं प्रोटेक्शन वर्क देते, कुछ देते तो उनको पैसा मिल जाता है। पंचायतों को शक्ति प्रदान करने के लिए अब तो सभी 4125 पंचायतों के लिए अलग अलग खाते खोले जा चुके हैं। वो भी सीधे अपने संबंधित खातों में धन प्राप्त करते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने कुछ हमें वो अकाउंट्स दिए पंचायत, तो उन्होंने कुछ अकाउंट्स खोले, उसमें फंड्स वो ऑफ एंड ऑन ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जो कि बाद में वो सेक्रेटरी पंचायत विड्रॉ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस और वो उनके अकाउंट्स में जाते हैं। अगर नरेगा का कोई होगा तो जो बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट ली जाता है। इसी तरह इंदिरा आवास योजना के तहत बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। आवास दिए जाने के चयन में एकमात्र भूमिका पंचायत की ही होती है। सर, हमारा घर ये इंदिरा योजना के साथ जब पैसा मिला तो फिर हमने ये घर बनाया। पंचायती राज द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें सरपंच की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लेकर दवाओं, टीके आदि जुटाने के साथ साथ चिकित्सा शिविर लगाने तक में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोकल हेल्थ सेक्टर में कहाँ पे डिफिशेंसीज़ हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मेडिसिन अवेलेबल है, एमरजेंसी केयर कितना है, तो सरपंच ही यहाँ पे जाके उनको बोल देते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि वो उससे हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इतनी दूर दराज इलाकों में भी हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आती है। पंचायती राज से बहुत इलाके में बहुत डेवलपमेंट का एक रुझान यहाँ बढ़ गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पंचायतें आ गई है वहाँ वहाँ अवेयरनेस हो गई है, लोगों में शौक बन गया है। पंचायतों के अगेंस्ट हमने
यहाँ ऑडिट कमेटियाँ बनाई है, सोशल ऑडिट रखा है। इस तरह हर एक इन्वॉल्वमेंट हमने कर दी है, जिससे पंचायतों को भी प्रेशर है कि हमने अच्छे काम करने हैं। जो गरीब लोग थे जिनकी सुनाई नहीं होती थी, उनकी आज सुनाई हो रही है। हम ग्रास रूट लेवल पे काम करवा रहे हैं। हर गली कूचा पक्का बनने जा रहा है। हमारे पंचायत आने में हमको खाद इधर से मिलती है, सब कोई बताते हैं हमको जो एग्रीकल्चर वाले। 2-3 महीने में हमारा यहाँ बर्फ़ होता है, बंद होते हैं बर्फ़ में, फिर हम यहाँ से सब काम इस वक्त ठप होता है और 5-10 महीने में हम काम करते हैं यहाँ। और ये इसमें जो पंचायत राज आ गया ये बहुत अच्छा है। कश्मीर के हालात अगर ऐसे इंप्रूव होते रहे तो हमारे लिए इंशाल्लाह तामीर और तरक्की के जो हैं वो राहें खुल जाएंगी। पंचायती राज के कार्यों को सुचारू रूप और कुशलता पूर्वक चलाने के लिए पंचायत घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभागार, सरपंच का कमरा, ग्राम सेवक का कमरा और पंचायती अदालत का निर्माण भी किया गया है। पंचायती राज गांव के छोटे मोटे झगड़ों को आसानी से निपटाने में सहयोग देती है। पंच और सरपंच को लोगों ने चुना है, वो 85% लोगों ने उनको वोट दिए हैं और वोट देके वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इस वक्त उनको अपने वोट का सबसे पहले हक मिला है कि वो अपने नुमाइंदे को वहाँ इंतखाब करके उसको काउंसिल में, अपर हाउस में भेज दें। पंचायती राज की एक सफलता ये भी है कि चुनाव के केवल 1.5 वर्ष बाद ही पंच और सरपंच की सक्रिय भूमिका और भागीदारी से इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सामने आ गए हैं। इनमें 2 जम्मू और 2 कश्मीर से चुने गए हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के विधानसभा में पहुंचने का अर्थ है कि वो राज्य सरकार तक सीधे अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हैं। इसे पंचायती राज सफलता की एक बड़ी सीढ़ी कहा जा सकता है। मैं अली मोहम्मद डार जो कानून साज काउंसिल का मेंबर मुंतखब किया गया हूँ। मैं गुलाम नबी मोहंगा जो कानून साज काउंसिल का मेंबर मुंतखब किया गया हूँ। मैं शामलाल जो कानून साज काउंसिल का मेंबर मुंतखब किया गया हूँ। मैं डॉक्टर शहनाज गनाई जो कानून साज काउंसिल की मेंबर मुंतखब की गई हूँ। खुदा के नाम पे हल्फ उठाती हूँ कि मैं रियासत के आईन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगी और इसकी वफादार रहूंगी। पंचायतों का जैसे कि एक बिल्डिंग है, दीवारें लग गई, छत नहीं था, अब इस इलेक्शन से उनका छत भी लग गया। दिस वाज ए बिग इलेक्शन, दिस इज ए बिग विक्ट्री और दिस इज ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी इससे बढ़ जाती है क्योंकि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम और ज़्यादा जो हैं इन्हें वो पावर्स, वो इख्तियारात जो हैं न सिर्फ ट्रांसफ़र करें बल्कि इन पंच सरपंच को इस काबिल बनाएं कि वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करें। हकीकत ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पंच सरपंच के साथ काम करने की आदत नहीं है। अब जब 30 साल के बाद पंच सरपंच आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें भी उनके साथ काम करना जो है सीखना होगा और यही हमारी लगातार कोशिश रही है पिछले 1-1.5 साल से। ये निश्चित है कि पंचायती राज चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य का चेहरा बहुत हद तक बदल चुका है। शांति, प्रगति और विकास का अध्याय लिखते हुए ये सशक्त पंचायतें भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगी, जहां गांव और ग्रामीणों को शक्ति प्रदान करते हुए धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के सपनों को साकार किया जा सकता है।